एक वर्ड है कॉन्ग्लोमरेट, जिसका मतलब होता है कई सारी कंपनी से बना एक बड़ा ग्रुप। अगर मैं ऑटोमोबाइल फ्रेटर्निटी के रिलेशन में कुछ कॉन्ग्लोमरेट्स के नाम लूँ तो सबसे बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है जर्मनी का VW ग्रुप, जिसमें ऑडी, बेंटले, स्कोडा जैसे कई ब्रांड्स आते हैं। टाटा ग्रुप, जिसमें जैगुआर, लैंड रोवर, टाटा मोटर्स जैसे ब्रांड्स आते हैं। या फिर BMW ग्रुप, जिसके पास रोल्स रॉयस, मिनी, BMW और BMW मोटोरॉड जैसे ब्रांड्स हैं। अक्सर देखने में ये मिलता है कि जो स्टैंड अलोन ऑटोमोटिव कंपनीज होती हैं उनको ऑपरेट करने में फाइनेंशियल इश्यूज का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते ये स्टैंड अलोन ब्रांड्स अपनी ओनरशिप बड़े ब्रांड्स को बेच देते हैं ताकि मुश्किल वक्त में उन्हें फंड्स की दिक्कत ना आए और बड़े ब्रांड्स की टेक्निकल एडवांसमेंट्स का भी वो फायदा उठा सके। और अक्सर देखने में ये मिलता है कि जो बड़े कॉन्ग्लोमरेट्स होते हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं और काफी ज्यादा स्टेबल भी होते हैं ड्यू टू एक्सपर्टीज एंड बैकअप ऑफ मैनी ब्रांड्स दे हैव। फिर वो चाहे फोक्सवैगन ग्रुप हो या फिर चाइना का SAIC, सभी के सभी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल माने जाते हैं। लेकिन एक ऐसा कॉन्ग्लोमरेट भी है जो कि 14 ऑटोमोटिव ब्रांड का एक बड़ा ग्रुप होने के बावजूद भी सफ़र कर रहा है और भारी नुकसान में चल रहा है, और वो है स्टेलांटिस। स्टेलांटिस के 2 ब्रांड्स इंडिया के अंदर भी ऑपरेट करते हैं, यानी कि जीप एंड सिट्रॉन, और इन दोनों ही ब्रांड्स की जो सेल्स है इंडिया के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा खराब है। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्टेलांटिस के ब्रांड सिर्फ इंडिया के अंदर ही सफ़र कर रहे हैं, बल्कि स्टेलांटिस के ब्रांड्स की जो परफॉर्मेंस है वो पूरी दुनिया के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा खराब हो रखी है इस टाइम। स्टेलांटिस के वर्कर स्ट्राइक पे जा रहे हैं, फिर चाहे वो इटालियन वर्कर्स हो या फिर अमेरिकन। गाड़ियां लगातार डीलरशिप से जमा होती जा रही हैं और डीलर्स CEO कार्लोस तवारेस को इसका दोषी ठहरा रहे हैं, और कंपनी के CEO खुद अपनी एरोगेंट मिस्टेक्स की माफी मांग रहे हैं। तो बॉस, आखिर स्टेलांटिस में चल क्या रहा है, क्यों ये इतना बड़ा ग्रुप सफर कर रहा है? इस वीडियो के अंदर हम वो सारी रीजन जानेंगे जिसकी वजह से स्टेलांटिस ग्रुप सफर कर रहा है, और इनकी इंडिया रिपोर्ट भी खोल के देखेंगे। क्योंकि आज जो स्टेलांटिस के सभी ब्रांड्स काफी ज्यादा खराब परफॉर्म कर रहे हैं, उनमें से कई सारे ब्रांड्स एक वक्त पे खूब सारी कार्स बेचा करते थे। उनके डीलर्स भी खूब पैसा कमाते थे प्रॉफिट से, कमीशन से, आफ्टर सेल सर्विसेज से और इंश्योरेंस बेचकर। अब बाकी सर्विसेज तो ऐसी हैं जो आपको शोरूम से ही लेनी पड़ती हैं एटलीस्ट ओनरशिप के इनिशियल ईयर्स में, लेकिन इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है जिसे लेकर ये मान्यता है कि ये भी सिर्फ शोरूम से ही ली जा सकती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यस, आपको शोरूम से इंश्योरेंस लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। स्टेलेंटिस की आज की गड़बड़ को समझने के लिए हमें स्टेलेंटिस के बीते हुए कल को समझना पड़ेगा। तो स्टेलेंटिस आखिर क्या है? आसान और बेसिक डेफिनेशन तो ये है कि स्टेलेंटिस एक 14 बड़े ब्रांड्स का कोलैबोरेशन है, 14 काफी आइकॉनिक ब्रांड्स। लेकिन एक डिटेल डेफिनेशन तो ये होगी कि स्टेलेंटिस 2 बड़े ग्रुप के मर्जर से बना एक और भी बड़ा ग्रुप है, और वो 2 बड़े ग्रुप हैं PSA एंड FCA, यानी कि Peugeot SA एंड Fiat Chrysler ऑटोमोबाइल्स। अब ये दोनों ही ग्रुप्स कई अलग अलग ब्रांड्स के मर्जर से बने थे और इनकी खुद की भी कहानियां हैं। जैसे कि Fiat और Chrysler का ये जो रिश्ता है ये 2009 से चला आ रहा है। अमेरिका का क्राइसलर, फोर्ड और GM के बाद तीसरा सबसे बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है, जिसमें कि जीप, डॉज और रैम जैसे ब्रांड्स आते हैं। लेकिन अनलाइक फोर्ड और GM, क्राइसलर की जो सेल्स है ना वो हमेशा से ही बहुत ज्यादा नीचे रही है। मतलब वो कंटिन्यूअस सी बात है, फोर्ड और GM से ये हमेशा से ही सेल्स के मामले में नीचे रहा है, और वो भी काफी ज्यादा नीचे। और लेट 2000s के फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से इस कॉन्ग्लोमरेट की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि इसको बैंकरप्सी फाइल करनी पड़ी थी, और तब इस ग्रुप को बर्बाद होने से बचाया था यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स पेंशन फंड ने, USA और कनाडा की सरकार ने और फिएट ने। उस वक्त फिएट ने क्राइसलर के अंदर 20% स्टेक खरीदे थे, और धीरे धीरे आगे चलकर फिएट ने क्राइसलर को एक होली ओन्ड सब्सिडरी बना लिया था, और FCA ग्रुप के पास क्राइसलर ग्रुप के बाकी सारे ब्रांड्स भी आ गए, जैसे कि जीप, डॉज और रैम। FCA ग्रुप अब थोड़ा सा स्टेबल हो गया था और इसके ब्रांड्स अब थोड़ी अच्छी खासी सेल्स करने लगे, लेकिन फिर से लेट 2010s में FCA ग्रुप को फिर से मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जिसके चलते FCA ने रेनॉ ग्रुप के साथ मर्ज होने की रिक्वेस्ट करी, लेकिन फ्रेंच सरकार ने उन्हें भगा दिया। और फिर इस फेल्ड मर्जर के बाद PSA और FCA ने दिसंबर 2019 में 50-50% का मर्जर अनाउंस किया, और FCA और PSA के इस मर्जर को बुलाया गया स्टेलांटिस, जिसमें कि PSA और FCA दोनों को मिलाकर लगभग 14 ब्रांड शामिल हैं, जिसमें कि सभी के सभी या तो अमेरिकन या फिर यूरोपियन ब्रांड्स हैं। अब अगर आप इन ब्रांड्स को ध्यान से देखोगे ना तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आखिरकार ये ब्रांड्स अच्छा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम इनके सिर्फ अमेरिकन ब्रांड्स को देखें तो इनके सारे के सारे जो अमेरिकन ब्रांड्स हैं ना, उनकी अमेरिका के बाहर जो रीच है वो बिल्कुल नॉन एग्जिस्टेंट है, एक्सेप्ट जीप। जैसे ही क्राइसलर अमेरिका के अलावा किसी भी बड़ी कार मार्केट के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है, और वैसे ही डॉज और रैम की एग्जिस्टेंस भी बाहर की मार्केट में हमें देखने को नहीं मिलती है। हाँ, जीप एक ऐसा ब्रांड है जो हमें फॉरेन मार्केट्स के अंदर देखने को मिलता है, लेकिन आज भी जीप को एक नीश ब्रांड की तरह देखा जाता है, यानी कि सेल्स के मामले में ये ब्रांड बहुत ज्यादा अच्छा नहीं कर पाता है, फिर चाहे ये किसी भी कंट्री के अंदर क्यों ना हो। इवन अगर हम इनकी होम मार्केट के अंदर भी प्रेजेंस देखें ना तो वहां पर भी ये ब्रांड्स प्राइमरी ब्रांड्स की तरीके से कंसीडर नहीं किए जाते हैं, क्योंकि जापानीज, जर्मन्स और इवन अमेरिका के खुद के फोर्ड और GM बहुत ज्यादा ऊपर आते हैं इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी एंड सेल्स। स्टेलांटिस के अमेरिकन ब्रांड्स के अलावा अगर हम इनके यूरोपियन ब्रांड्स देखें ना, उनका भी कुछ इसी तरीके का हाल है। जैसे कि लांसिया, DS, सिट्रोन, वॉक्सवॉल और ओपेल सेल्स के मामले में यूरोप के अंदर काफी नीचे आते हैं, और यूरोप की बाहर की मार्केट्स के अंदर भी इनकी प्रेजेंस अच्छी नहीं है।
और फिएट तो अबार्थ के नाम पर एक सुपर नीश ब्रांड बनकर रह गया है। सिर्फ पूजो ही एक ऐसा कार ब्रांड है जो स्टेलेंटिस के अंदर अच्छी सेल्स एक्वायर कर पा रहा है, वरना सारे के सारे ब्रांड्स काफी ज्यादा खराब कर रहे हैं। वैसे इवन पूजो की प्रेजेंस भी सिर्फ यूरोप के अंदर ही अच्छी है, अनलाइक जर्मन एंड जापानीज ब्रांड्स जो पूरी दुनिया के अंदर गाड़ियां बेचते हैं। अब इवन दो स्टेलेंटिस के सारे ब्रांड्स बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हैं, फिर भी उनको पॉपुलर बनाया जा सकता था, जैसे कि फोक्सवैगन ग्रुप ने करा है। आज VW ग्रुप के अंदर आने वाले सारे के सारे ब्रांड्स दुनिया के अंदर नाम कमा रहे हैं, फिर वो चाहे ऑडी हो, स्कोडा हो या फिर सुपर कार ब्रांड्स जैसे कि लैम्बोर्गिनी और बुगाटी। या तो VW ग्रुप के ब्रांड से नाम कमाया है या फिर सेल्स। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने ऑलमोस्ट पूरी दुनिया के अंदर अपनी प्रेजेंस बनाई है, लेकिन स्टेलेंटिस ये टर्न अराउंड नहीं कर पाई और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार अक्सर इस कंपनी की टॉप मैनेजमेंट को ठहराया जाता है। डीलर से लेकर कस्टमर, इवन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स तक ये मानते हैं कि स्टेलेंटिस की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण इसके टॉप एग्जीक्यूटिव हैं और खासकर स्टेलेंटिस के CEO, जिनका नाम है कार्लोस तवारेस। इनफैक्ट सारे डीलर से मिलकर स्टेलेंटिस के CEO को एक लेटर भी लिखा था जिसमें जॉब कट्स और सेल डिक्लाइन का दोषी उन्हें ठहराया था। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोग ही इनके ऊपर एलिगेशंस लगा रहे हो। इनफैक्ट CEO कार्लोस तवारेस ने खुद भी अपनी गलती को माना था और जून में कहा था कि उनकी एरोगेंट मिस्टेक की वजह से ये सारी की सारी गलतियां हुई हैं। लेकिन आखिर उन्होंने गलती करी क्या? इक्विटी रिसर्च ग्रुप प्रिंसटन का कहना है कि स्टेलेंटिस ने प्राइस को हाइक कर दिया था जब डिमांड हाई थी और इन हाइक प्राइसेस से उन्होंने अच्छे प्रॉफिट्स कमाए, लेकिन इस ओवर कॉन्फिडेंस में आके वो गाड़ियों के प्राइसेस हाइक ही करते चले गए और जीप की SUVs $100,000 तक बिकने लगी और इसकी वजह से उनकी जो टारगेट मार्केट थी वो काफी ज्यादा छोटी हो गई और उनकी सेल्स काफी ज्यादा गिर गई। इसके बावजूद भी उन्होंने प्राइसेस को कम नहीं किया, इनफैक्ट उन्होंने उल्टा कॉस्ट कटिंग करना चालू कर दिया। इन सब की वजह से US में डीलर यार्ड्स के अंदर स्टेलेंटिस की गाड़ियां जमा होती चली गई और उनकी इन्वेंट्रीज बढ़ती चली गई। कुछ रिपोर्ट्स का कहना है कि पीक टाइम पर डीलर्स के पास लगभग 4,30,000 गाड़ियां फालतू पड़ी हुई थी। अब ये तो एक बात रही, इन बातों के अलावा स्टेलेंटिस के प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी इश्यूज है ना, वो भी एक बड़ी चीज है। अगर आप रिलायबिलिटी चार्ट्स को भी देखोगे ना, तो स्टेलेंटिस की गाड़ियों को काफी नीचे पाओगे। रिलायबिलिटी इश्यूज के अलावा स्टेलेंटिस ने अपनी गाड़ियों को उस तेजी से अपग्रेड भी नहीं करा जिस तेजी से फोर्ड और जनरल मोटर्स ने करा। और तो आज स्टेलेंटिस ने EV मॉडल्स को रोल आउट करने में भी काफी ज्यादा टाइम लगा दिया। इतने सारे इश्यूज और लेबर स्ट्राइक पे चली गई और ये सब मिलकर बन गया रेसिपी ऑफ डिजास्टर। अब ये सारी बातें तो हैं बाहर की। अगर हम इंडिया की बात करें तो स्टेलेंटिस के इंडिया के अंदर 2 ब्रांड्स हैं, जीप और सिट्रोइन, और ये दोनों ही ब्रांड्स काफी ज्यादा खराब परफॉर्म कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सेल्स। इनफैक्ट सिट्रोइन पर तो मैंने अलग से वीडियो भी बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि कैसे फ्रेंच कार मेकर्स इंडिया को समझने में नाकामयाब रहे हैं। वहीं हम अमेरिकन कार ब्रांड जीप की बात करें तो इनका भी जो रिपोर्ट कार्ड है वो कोई खास अच्छा नहीं है। जब जीप इंडिया के अंदर कंपास को लेकर आई थी तब इसकी सेल्स ना काफी ठीक ठाक थी। साल 2021-22 के अंदर जीप अपनी कंपास की लगभग 1000 यूनिट्स बेच दिया करती थी हर महीने और 2022 के थर्ड क्वार्टर में उन्होंने लगभग 3,500 गाड़ियां भी बेची थी। अब 2024 के अंदर कंपास की सेल इतनी ज्यादा गिर गई है कि लगभग 300 के आसपास यूनिट बिक रही है महीने में, और जो मेरिडियन है वो तो सिर्फ डबल डिजिट के अंदर बिक रही है। वहीं अगर हम स्टेलेंटिस के फ्रेंच ब्रांड सिट्रोइन की बात करें तो इनकी सेल्स तो इंडिया के अंदर कुछ ज्यादा ही खराब है। सिट्रोइन की C3, C3 एयरक्रॉस, C5 एयरक्रॉस और बसाल्ट कूप, इन सभी गाड़ियों को अगर हम मिला दे तो सितंबर 2024 में इस कंपनी की सेल्स सिर्फ और सिर्फ 711 यूनिट्स की थी। सीरियसली बहुत ही ज्यादा खराब सेल्स है। अब ऐसा नहीं है कि इन दोनों ब्रांड्स की पोर्टफोलियो में बस यही गाड़ियां अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने इंडियन मार्केट के अंदर सिर्फ इन्हीं गाड़ियों को लॉन्च करने का डिसीजन लिया और ये कहीं ना कहीं उनकी बैड स्ट्रेटेजी को दिखाता है। स्टेलेंटिस के करंट डाउनफॉल के पीछे मुझे 3 मेजर रीजन दिखाई देते हैं जिन पर उनको काम करने की जरूरत है। पहला रीजन तो है पुअर हायर मैनेजमेंट, जिसके बारे में सब बोलते हैं। रीजन नंबर 2 है पुअर प्रोडक्ट प्राइसिंग। इनकी गाड़ियां प्राइसिंग के मामले में हमेशा ही बहुत ज्यादा ऑफ है। सिट्रोइन की C5 कुछ ज्यादा ही महंगी है और इवन जीप की जो कंपास आती है वो भी बहुत ज्यादा महंगी है, जिसकी वजह से महिंद्रा ने डी सेगमेंट की मार्केट पूरी की पूरी खा रखी है, क्योंकि उनकी जो प्राइसिंग है वो बहुत ही ज्यादा सॉर्टेड है और इसीलिए वो जीप की मार्केट भी खा गए हैं। रीजन नंबर 3 है स्टेलेंटिस का प्रोडक्ट प्लेसमेंट। बाहर के जर्नलिस्ट की अगर मैं बात करूं तो उनका मानना यह है कि जो रैम ट्रक्स है ना, वो फोर्ड के ट्रक्स के सामने आउटडेटेड दिखाई देते हैं। और अगर मैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो यहाँ पर सिट्रोइन मार्केट को बिल्कुल भी ढंग से समझ ही नहीं पाई है। वो ऐसे प्रोडक्ट ला रहे हैं जिनमें बिल्कुल भी एस्पिरेशन दिखाई नहीं देती है और लोग उन्हें लेना नहीं चाहते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ इंडिया जैसे गर्म देश के अंदर सनरूफ कोई खास काम की चीज नहीं है, लेकिन फिर भी इंडियंस को तो वही चाहिए और ऐसी ही चीजों को सिट्रोइन समझने में कमी कर रही है। तो ये थी स्टेलेंटिस को लेकर कुछ कहानी और कुछ रीसेंट अपडेट्स। अगर